गुड इवनिंग बेटा। पढ़े? अच्छा, आ रहे बच्चे आ रहे। अच्छा, चल रहा है। क्या कर रहे? वेरी गुड इवनिंग बेटा एंड जय हिंद। चलिए फटाफट से ज्वाइनिंग करिए। कहाँ अटक रहे हैं आप लोग? तो पढ़ना स्टार्ट करें। हाँ भाई, तो हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन वाला, है ना? अच्छा, रुक जाऊँ, आ रहे हो? आओ जल्दी जल्दी आओ। तो इसमें मैंने, चलिए सुन लीजिए, इसमें हमने क्या कर लिया था, इसका पूरा जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन हमने पूरा पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन में जैसे कि आपका फिनोटाइप, जीनोटाइप और डोमिनेंट, रिसेसिव, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये क्या होता है। इसके अलावा कल मैंने आपको मैंडल्स के बारे में भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था कि मैंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट किए थे, क्या किए थे। और आज उनके जो एक्सपेरिमेंट है उन्हें हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक बात ये बता दीजिए कि आप लोगों को आवाज प्रॉपर आ रही है ना मेरी? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? गुड इवनिंग प्रीति, आवाज प्रॉपर आ रही है? ओके, चलिए फिर, चलो ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, ओके। हाँ भाई, तो अब हम पढ़ते हैं कि मैंडल ने, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, इन्होंने जो रूल दिए थे जिन्हें हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, वो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी कौन कौन से हैं? अगर आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको ये प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी बढ़ जाएंगे या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक ही बात है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारे जो सिलेबस में वो बेसिकली कितने हैं? 3 है। ठीक है, कौन कौन से 3 है, चलिए उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग डाल देती हूँ, क्या है? प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है आपका? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट लॉ है हेरिडिटी का, जो फर्स्ट लॉ है इसे हम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम? ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, कौन सा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, कौन सा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा, दूसरा लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर इसे हम प्योरिटी ऑफ गैमीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योरिटी ऑफ गैमीट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर प्योरिटी ऑफ गैमीट। थर्ड है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। ठीक है, तो ये 3 लॉ हैं बेसिकली किसके? ये 3 लॉ है बेटा हमारे हेरिडिटी के या फिर इनहेरिटेंस के। कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब इन तीनों लॉ को पढ़ने से पहले एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा, और वो बात है क्या? वो बात है कि जो मेंडल ने केवल पी के 7 कैरेक्टर्स थे। ठीक है, कितने? पी, जो प्लांट पाइसम सेटाइवम लिया था, कल ये बात हो चुकी थी। जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्लांट लिया था, उस प्लांट का नाम क्या था? पाइसम सेटाइवम, जिसे कि आप नॉर्मली क्या कहते हैं? गार्डन पी कहते हैं। ठीक है, तो एक पाइसम सेटाइवम के उन्होंने ढेर सारे कैरेक्टर नहीं ले लिए थे कि वो बहुत सुंदर है, वो काला है, वो नीला है, वो पीला है, फलान है, ढिमका है। उन्होंने इस कैरेक्टर्स का झुंड नहीं लगाया था।
उन्होंने केवल कितने कैरेक्टर ऑब्जर्व किए थे? 7 कैरेक्टर। कितने ऑब्जर्व किए थे बेटा? 7 कैरेक्टर ऑब्जर्व किए थे। किसने? मेंडल ने। ठीक है, और शायद यही 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेना ही क्या हुआ इनके लिए एक सक्सेस की बना। ठीक है, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक लेकर ही एक्सपेरिमेंट करना ही इनकी सक्सेस की मेन की बना, ये आप कह सकते हैं। क्योंकि अगर ये अलग बहुत सारे कैरेक्टर्स को देख लेते या बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ ऑब्जर्व करते तो शायद ये हेरिडिटी के लॉ नहीं दे पाते, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं बन पाते। इन्होंने एक बार में एक ही कैरेक्टर लिया और केवल कितने कैरेक्टरिस्टिक को इन्होंने रिप्रेजेंट किया या केवल और केवल कितने कैरेक्टरिस्टिक को इन्होंने देखा जेनेटिक्स में, वो केवल थे कौन से? 7 कैरेक्टर्स। ठीक है, आप शायद जानते होंगे, अगर जानते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं जानते हैं तो वो 7 कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं वो फटाफट से आप समझ लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको ये रेड मार्कर से लिखे देती हूँ कि जो कैरेक्टर्स किसने लिए थे, इन्होंने मेंडल ने लिए थे, वो कौन कौन से थे। ठीक है, तो कौन कौन से थे देखिएगा यहाँ पर। एक तो इन्होंने लिया था हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट। ठीक है, हाइट ऑफ प्लांट, इसमें डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है और रिसेसिव ट्रेट कौन सा है, इधर मैं लाइन खींचे दे रही हूँ। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये आपका पूछा जा सकता है। तो हाइट ऑफ प्लांट एक कैरेक्टर हुआ। अब आपको पता है एवरी कैरेक्टर के 2 एलिलिक फॉर्म है, तो हाइट ऑफ प्लांट क्या होगा? एक तो डोमिनेंट है वो क्या है? टॉल, और जो रिसेसिव है वो कैसा है आपका? ड्वार्फ, या फिर आप लिख सकते हैं उसे क्या? शॉर्ट। बात समझ गए? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या लिया उन्होंने? हाइट ऑफ द प्लांट। अब देखिए दूसरा कैरेक्टर, इनका जो दूसरा कैरेक्टर था वो था कलर ऑफ सीड। कौन सा? कलर ऑफ सीड। जो पी का सीड है उसका कलर कैसा होगा? तो जो डोमिनेंट वाला है, डोमिनेंट वाला कैसा होता है आपका? पी का सीड का कलर येलो। ठीक है, कैसा होता है? येलो होता है। और रिसेसिव वाला कैसा होता है बेटा? ग्रीन होता है। बात समझ गए इतना? चलिए 2 कैरेक्टर हो गए। अब तीसरे कैरेक्टर पे आइए, कलर ऑफ पोड। पोड समझते हो ना? पोड का मतलब होता है फली। जो मटर की फली होती है ना, मटर की फली, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पोड। तो पोड का कलर कैसा होता है? ठीक है, 2 पोड के कलर है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। जो डोमिनेंट कलर है वो कैसा है आपका? वो डोमिनेंट कलर है आपका ग्रीन। ठीक है, और रिसेसिव कलर कैसा है? येलो। मैंने ये 2 कैरेक्टर आप देख रहे होंगे ना, ये 2 कैरेक्टर मैंने एक साथ लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए कि बच्चे कलर ऑफ सीड और कलर ऑफ पोड में बड़े कंफ्यूज होते हैं कि अगर बोल दिया कलर ऑफ पोड कौन सा डोमिनेंट है तो वो सीड के चक्कर में येलो बोल देते हैं। लेकिन यहाँ से ही उसकी क्या हो जाती है? गलती हो जाती है। जो 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आएगा वो चला जाएगा बेटा, है ना? तो उसको जरा ध्यान दीजिएगा। है क्या कि जो कलर ऑफ सीड है, कलर ऑफ सीड तो डोमिनेंट येलो होता है, लेकिन जो फली का कलर है, जो पोड का कलर है, वो डोमिनेंट कौन सा होता है? ग्रीन होता है। बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, अपने पास लिख के रख लीजिए कि ग्रीन कलर की फली जो है वो एक डोमिनेंट एलिलिक फॉर्म है। ठीक है, डोमिनेंट एलिलिक फॉर्म कौन सा है? ग्रीन पोड कलर ऑफ पी प्लांट। चलिए ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज इन पोड और सीड। अब आता है आपका टेक्सचर। टेक्सचर ऑफ सीड। टेक्सचर ऑफ सीड मीन्स वो रिंकल्ड है या राउंड है? तो कैसा होता है? राउंड तो होता है डोमिनेंट, और रिंकल्ड कैसा होता है बेटा? रिसेसिव। ठीक है, राउंड डोमिनेंट और रिंकल्ड कैसा हुआ आपका? रिसेसिव हुआ। चलिए अब नेक्स्ट 1 2 3 4 हुए। अब है कलर ऑफ फ्लावर। कलर ऑफ फ्लावर, ये जो फ्लावर है उसका कलर कैसा होता है? देखिए वैसे पी में आपने देखा होगा एक तो पर्पल कलर का फ्लावर आता है, तो यहाँ पर वायलेट या पर्पल कलर ना लिख के हम कलर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कलर्ड लिखते हैं। तो ये क्या है? कलर्ड वाला है। पी का जो फ्लावर है वो कलर्ड वाला डोमिनेंट है, और जो व्हाइट है, व्हाइट वाला कैसा होता है बेटा? रिसेसिव होता है। बात समझे इतनी? व्हाइट वाला कैसा होता है? रिसेसिव होता है। डन है इतना? चलिए अब नेक्स्ट पर आइए, कलर ऑफ फ्लावर आ गया।
अब नेक्स्ट इसमें कौन सा है, पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। ठीक है, कि फ्लावर का पोजीशन कैसा होगा। तो फ्लावर के दो पोजीशन होते हैं, एक एक्सिलरी और दूसरा टर्मिनल। और एक्सिलरी है वो कैसा होता है, डोमिनेंट। कैसा, एक्सिलरी, एक्सिलरी डोमिनेंट। और जो टर्मिनल है, टर्मिनल कैसा होता है, रिसेसिव। एक्सिलरी फ्लावर पोजीशन जानते हैं आप, यस और नो? अच्छा ठीक है बेटा, जो एक्सिलरी फ्लावर पोजीशन है वो आप जानते हैं, पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते तो देखिएगा इधर, जैसे ये आपका कोई प्लांट है, ठीक है, पत्तियां बनानी थी, फूल बनाने लगे हम, तो ये क्या है, ये आपका कोई प्लांट है। और अगर प्लांट में यहाँ से ये फूल लगा, ठीक है, ये फूल है, तो अगर यहाँ पर ये फूल लगा हुआ है तो ये पोजीशन कौन सी कहलाती है आपकी, एक्सिलरी। कौन सी, एक्सिलरी। ये भी बच्चे एक्सिलरी यहाँ बताते हैं, एक्सिलरी इधर नहीं होता। एक्सिलरी किधर होता है, एक्सिलरी इधर होता है, ठीक है। एक्सियल बड से मींस जहां पर ये पत्ती है ना, जहां पर ब्रांच निकलती है ना, वहां से अगर फ्लावर अराइज हो रहा है, विच पोजीशन इज नोन एज एक्सिलरी पोजीशन। ठीक है, तो एक्सिलरी पोजीशन इज अ डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट का डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एक्सिलरी पोजीशन। अब देखिए टर्मिनल, मैं दूसरा प्लांट बना देती हूँ इधर फटाफट से। अगर फ्लावर इधर लग रहा है, ठीक है, तो दिस पोजीशन इज नोन एज टर्मिनल पोजीशन। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, आपकी टर्मिनल पोजीशन कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि एक्सिलरी पोजीशन मींस जो एक्साइल बर्ड होती है, जहां से लीफ अराइज हो रही है, मींस जो नोडल पोजीशन है, नोड होता है ना जहां से लीफ अराइज होती है, नोड, तो नोड से अगर फ्लावर अराइज हो रहा है, दैट्स मीन इट इज नोन एज एक्सिलरी पोजीशन। ठीक है, और अगर बिल्कुल टर्मिनल ऊपर जाके एक फूल खिल रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा रोज वगैरह में कभी कभी एकदम टर्मिनल लगता है जाके, तो वो क्या है आपकी टर्मिनल। इस तरीके से ये क्या है, टर्मिनल पोजीशन है। तो पोजीशन ऑफ फ्लावर आपका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो कितने हो गए आपके, 6 हो गए। हाइट ऑफ प्लांट, कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ पोट, टेक्सचर ऑफ सीड, कलर ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब कौन सा आपका एक और बचा हुआ है इसमें कैरेक्टरिस्टिक, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लीजिए। हो गया, एक और मैं आपको बता देती हूँ, हो गया। अब आता है एक और, शेप ऑफ पोट। यहीं लिख दूं, दिख जाएगा ना इधर, दिख जाएगा। कौन सा है बेटा, शेप ऑफ पोट। शेप ऑफ पोट, पोट तो समझ गए, फली। अब फली देखो दो टाइप की होती है, इधर बनाते हैं। ठीक है, फली आपकी दो टाइप की होती है, एक तो मटर की फली बिल्कुल सीधी होती है इस टाइप से, ठीक है, यहाँ पर ये फली है। और एक फली कुछ इस टाइप की होती है, ऐसे। ठीक है, एक तो फूली फूली सी होती है, ऐसे फूली सी पिचकी सी फूली सी, और एक बिल्कुल सीधी होती है। तो ये बिल्कुल सीधी होती है ये कहलाती है इन्फ्लेटेड। ये वाली कौन सी, इन्फ्लेटेड है। इन्फ्लेटेड इज अ डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, डोमिनेंट एलिलिक फॉर्म। तो इन्फ्लेटेड कैसा है आपका, इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है। और जो कंस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, जिसमें ये वाला, ठीक है, आपका पिचक रही है, बढ़ रही है, पिचक रही है, तो ये क्या है आपका, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। तो ये डोमिनेंट ट्रेट है। तो ये 7 ट्रेट, और इसके अलावा इन्होंने कोई नया ट्रेट नहीं लिया था। इन 7 ट्रेट को लेकर ही ये क्या करते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे, और अपने एवरी एक्सपेरिमेंट में ये सक्सेस पाते गए। तो ज्यादा हाथ पैर नहीं मारे थे इन्होंने, केवल 7 जगह हाथ पैर मारे और सक्सेस इन्हें मिल गई। तो ये ट्रेट आप समझ गए होंगे। आपको जो लिखना है, जो नोट करना है कर लीजिए, क्योंकि हम इसे रफ करने वाले हैं फिर। हो गया क्रिस्टल क्लियर? भाई हम साइड हो गए, आप लिख भी देते हो मैडम, साइड हो जाओ, हमें स्क्रीनशॉट लेना है, पढ़ाने तो दिया करो। चलो, हो गए। और एक बात का स्पेशली आपको ख्याल रखना है, और वो ख्याल किस चीज का रखना है, कि जो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है, जो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है, इनमें जो डोमिनेंट को जिस लेटर से, जिस इंग्लिश अल्फाबेट से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी के कौन से वाले स्मॉल लेटर से आपको उसका रिसेसिव को रिप्रेजेंट करना है।
ये बात मैं कल भी बताई थी, आज भी बता रही हूँ। जैसे अगर टॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल टी से, तो शॉर्ट ऐसे मत कर दीजिएगा, शॉर्ट किससे हो जाएगा, स्मॉल टी से। ऐसे कलर ऑफ सीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल वाई से, तो ग्रीन को किससे करेंगे, जी से नहीं, स्मॉल वाई से। इसी डोमिनेंट का रिसेसिव फॉर्म आपको लेना है किसमें, स्मॉल लेटर में। ठीक है, आई थिंक आप इतना समझ चुके हैं। अब इसे रफ करके और पूरा काम खत्म कर देना रफ। आ जाओ, अच्छे से पढ़ना, आज क्वेश्चन भी पूछने हैं आप लोगों से, मुझे बहुत दिन से पूछताछ की नहीं है मैंने। तो अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जो आपके ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स का मतलब कैरेक्टर है, कैरेक्टर में कुछ एलिलिक फॉर्म ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को प्रेजेंट जनरेशन में एक्सप्रेस कर देते हैं, बेशक उसमें दूसरा एलिलिक फॉर्म प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये जो लॉ है, इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर से समझिएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जब आपका कोई भी एलिलिक फॉर्म, कोई भी आपके एलिलिक फॉर्म है, एक साथ दो एलिलिक फॉर्म प्रेजेंट है। ठीक है, एक साथ लिख देती हूँ, एक साथ दो एलिलिक फॉर्म प्रेजेंट है, तो इन दोनों में से केवल एक ही ऐसी कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस है ना, एक कैपिटल और एक स्मॉल, तो कैसी कंडीशन हो गई, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन में केवल, हेट्रोजाइगस कंडीशन में केवल एक एलिलिक फॉर्म, मैं कैरेक्टर की बात नहीं कर रही हूं, मैं जो बोल रही हूं इस पर ध्यान दीजिएगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में केवल एक एलिलिक फॉर्म अपने आप को प्रेजेंट जनरेशन में क्या करता है, शो करता है। ठीक है, क्या करता है, अपने आप को प्रेजेंट जनरेशन में शो करता है। तो ये अपनी प्रेजेंट जनरेशन, इसमें कौन अपने आप को शो करेगा, कैपिटल टी वाला अपने आप को शो करेगा, स्मॉल टी वाला वहां पर क्या होगा, दब जाएगा, उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या हो जाएंगे, वहां पर शो नहीं होंगे। तो ये जो प्लांट है वो प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कैपिटल टी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल टी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस। ठीक है, जानते हैं आप। तो लेकिन अगर कंडीशन कैपिटल टी और स्मॉल टी वाली हो गई, तो इसमें ये मत कह देना ना लंबा होगा ना छोटा होगा, बीच का हो जाएगा, हाइट ना ज्यादा होगी ना हाइट कम होगी, कैसा हो जाएगा, बीच का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बीच वाली कोई कंडीशन नहीं आती है, मेंडल्स के लॉ में निकलेगी, फेलियर में निकलेगी, हम भी मानते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे यहाँ पर कोई भी बीच की कंडीशन नहीं आती। फिर कौन सी कंडीशन आती है, जो कैपिटल वाला है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक शो कर देता है। कैपिटल वाला कौन है, ये टी, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टॉलनेस, तो ये पूरा प्लांट क्या हो जाएगा, आपका टॉल हो जाएगा। ठीक है, बस यही है डोमिनेंस, कुछ भी नहीं है डोमिनेंस। ठीक है, तो आपको डोमिनेंस की डेफिनेशन तो लिखनी नहीं है, अपनी प्रैक्टिस फिर से कह रही हूँ, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से करिएगा, बता रही हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे इधर से, क्वेश्चन समझना। ठीक है, डेफिनेशन तो आप समझ गए हो, क्वेश्चन समझिएगा। जैसे आपसे कह दिया आपके टू प्लांट्स हैं और उन टू प्लांट्स की क्या है, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस है। ट्रू ब्रीडिंग लाइंस जानते हैं ना, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस का मतलब क्या है, या तो कैपिटल टी होंगे या स्मॉल टी होंगे, मींस होमोजाइगस। होमोजाइगस आर आल्सो नोन एज ट्रू ब्रीडिंग लाइन। क्या कहते हैं उसे हम, ट्रू ब्रीडिंग लाइन भी कहते हैं। तो दो प्लांट के ट्रू ब्रीडिंग लाइन है, उनका आपस में जब क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो जो भी F1 जनरेशन आती है, ठीक है, जो भी F1 जनरेशन आती है वो हमेशा हेट्रोजाइगस होती है। लेकिन हेट्रोजाइगस होने के साथ साथ कैसी होती है आपकी, रिप्रेजेंट करती है केवल डोमिनेंट फॉर्म को। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, दो ट्रू ब्रीडर हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों क्या है, ट्रू ब्रीडर है। इनका जब आपस में क्रॉस कराया जाता है, कैपिटल टी का और किसके साथ, स्मॉल टी इसके साथ क्रॉस कराया जाता है बेटा, तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो पूरी प्रोजेनी आई, 1 2 3 4 बने, तो ये सब कैसे बने, हेट्रोजाइगस।
और हेट्रोजाइगस कंडीशन के लिए मेंडल का जस्ट फर्स्ट लॉ में अभी बता के आई हूं आपको, जो कैपिटल वाला होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स शो होंगे। तो कैपिटल वाला क्या है, टॉल है, तो ये सभी कैसे होंगे, ऑल टॉल होंगे। ठीक है, ऑल कैसे होंगे आपके, टॉल होंगे, सभी लंबे होंगे। बस यही है, यहीं पर खत्म हो जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका फेलियर इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लास 10th में चला जाता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाएगा कि F1 जनरेशन में प्रोजेनी कैसी होती है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, या फिर आपकी पॉलीप्लॉइड, या फिर आपकी मोनोप्लॉइड। ठीक है, F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी है वो कैसी निकलती है आपकी, होमोजाइगस या फिर हेट्रोजाइगस, ये ऑप्शन बता रही हूँ। तीसरा है पॉलीप्लॉइड, और फोर्थ है आपका टेट्राप्लॉइड या डाइप्लॉइड, कुछ भी हो सकता है। तो कैसी है, F1 जनरेशन में प्रोजेनी हमेशा कैसी निकलती है भैया, हेट्रोजाइगस। आंसर समझ में आए, होमो किसने लिखा ये बेटा हेट्रोजाइगस, ऑल आर हेट्रो, तो ऑप्शन क्या हुआ आपका, हेट्रोजाइगस। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा तो F1 जनरेशन में, लॉ ऑफ डोमिनेंस में F1 जनरेशन में जो परसेंटेज है हेट्रोजाइगस की, परसेंटेज कितनी निकल के आती है, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ F1 जनरेशन आफ्टर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस प्रोजेनी की परसेंटेज कितनी होती है। ठीक है, ABCD लिख दूं, ABCD कितनी परसेंटेज होती है, 50%, 75%, 25%, 100%। क्या, हेट्रोजाइगस प्रोजेनी आफ्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन, आंसर बताओ। अरे वेरी गुड, एक आंसर आ गया हमारे पास। सभी आंसर लिखो, लिखने की हो रही है भाई, समझ गए ना, सोने की नहीं हो रही है। हमें भी पता है सोने का टाइम हो रहा है, तुम लुढ़के होगे बिस्तर पर, उठ जाओ, बैठ जाओ, चलो। इसलिए चश्मा लगा के आज पढ़ा रही हूँ, मुझे यहाँ से तुम्हारा घर दिखना चाहिए। आंसर बिल्कुल सही है, आर्यन का सही है, प्रीति का सही है, वैष्णवी ने क्या कर दिया भाई, अच्छा वो उसका आंसर दिया है, और रौनक का सही है, कौशिक का सही है, बिल्कुल सही है। क्या होगा, आंसर इज 100%। हेट्रोजाइगस कितने होंगे भाई, ये 25%, ये 25%, दिस वन इज 25%, दिस इज, तो टोटल सभी हेट्रोजाइगस हैं, और लिखा ही यानी कि 100% हेट्रोजाइगस होंगे। ठीक है, वेरी गुड, सलोनी का भी आंसर आया, वेरी गुड बेटा, इट्स डन। चलो भाई, हम इसे रफ कर, ओ यार स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा ना, चलो कोई नहीं है, ये तो आता है तुम्हें, तुम होशियार हो, हमारे बच्चे होशियार होते हैं। आप फेलियर पढ़ना इसका भाई, जो इम्पोर्टेंट है। तो फेल क्यों हो गए थे भाई, लॉ ऑफ डोमिनेंस किधर फेल हुआ, इसे फेल किया, नाम याद रखना प्लांट का, और वो प्लांट का नाम है मिराबिलस जलापा। कौन है, मिराबिलस जलापा। मिराबिलस जलापा ऑल्सो नोन एज 4 o'clock प्लांट। और बताऊं, चलो, तो मिराबिलस जलापा ये प्लांट का बॉटनिकल नेम है, एंड 4 o'clock प्लांट इज अ इंग्लिश नेम, और हिंदी नेम भी लिख देती हूँ, मुझे आता है हिंदी नेम, क्या है इसे बोलते हैं, गुलाब बांस, गुलाब बांस। ठीक है, इस प्लांट पे सबसे पहले मेंडल का जो पहला लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो फेल हो गया था, समझ गए ना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस किस प्लांट में फेल हुआ था, तो फेल हुआ था मिराबिलस जलापा। ठीक है, इंग्लिश में क्या नाम होता है उसका, 4 o'clock प्लांट, हिंदी में तो मैंने लिख ही दिया है ना, देख लिया होगा आपने। चलो, अब हुआ क्या था कि मिराबिलस जलापा की एक कैरेक्टरिस्टिक, वो भी क्या, कलर ऑफ फ्लावर के। भाई एवरी कैरेक्टरिस्टिक के हम क्या पढ़ रहे हैं, 2 एलिलिक फॉर्म होते हैं, है ना, अभी तक 2 ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे ज्यादा होते हैं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन अभी हमारे जो करंट सिलेबस में चल रहा है उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक के हम 2 एलिलिक फॉर्म पढ़ रहे हैं।
तो एक कैरेक्टरिस्टिक के दो एलिलिक फॉर्म है बेटा, तो उसमें कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, और ये फ्लावर किसका था, कलर ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर किसका था, मिरेबिलस जलापा का फ्लावर लिया था। मिरेबिलस जलापा में दो कलर के फ्लावर आते हैं, एक रेड और एक पिंक, ठीक है। तो कलर ऑफ फ्लावर इज अ वन ट्रेट, इज अ वन कैरेक्टरिस्टिक एंड देयर टू एलिलिक फॉर्म, फर्स्ट इज रेड कलर फ्लावर एंड सेकंड इज व्हाइट कलर फ्लावर। तो इसके दो एलिलिक फॉर्म होते हैं, एक तो कौन सा होता है, रेड कलर, रेड कलर, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर। तो रेड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, तो व्हाइट को किससे करेंगे, स्मॉल आर से, डब्ल्यू से मत कर देना, अभी जस्ट बता के आए हैं हम आपको, हो गया। चलो भाई अब करते हैं क्रॉस, F1 जनरेशन निकालते हैं फिर इसकी, तो क्रॉस करें, कैपिटल आर क्रॉस्ड विद स्मॉल आर, चलो भाई करो, इसका इसके साथ हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ, हो गया सबके साथ, ठीक है। तो ये क्या बन गई आपकी F1 जनरेशन। F1 जानते हो, F का मतलब, जल्दी से लिख दो, F का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F, जल्दी से मैं देखती हूँ फर्स्ट आंसर कौन देगा, किसकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, हमारी छोरियों की अच्छी होगी, हमें पता है, वेरी गुड, अरे हाँ फर्स्ट तो बेटा छोरी आई है वैष्णवी, सेकंड तो छोरे आ गए, चलो कोई नहीं, कौशिक, शिल्पी, प्रीति, सौम्या, आर्यन, कुसुम, नम्रता, वेरी गुड, सबके आंसर सही है, फिलियल। तो F क्या है आपका, फिलियल जनरेशन। अब देखो मेंडल के पास पहुंचो, मेंडल ने क्या कहा था कि F1 जनरेशन में सब कैसे आते हैं, हेट्रोजाइगस आते हैं, वास्तव में यार हेट्रोजाइगस आए हैं, लिख लें यार नहीं तो हम भूल जाएंगे, ठीक है, कैसे आए हैं, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस समझते हो ना, कैपिटल स्मॉल दोनों सेम ना हो, तो ये कैसे आए हैं बेटा जी, सभी के सभी हमारे आए हैं हेट्रोजाइगस। चलो सलोनी का भी आंसर आया, वेरी गुड बेटा, तो ये हेट्रोजाइगस है। अब इन्होंने क्या कहा था कि जब सभी हेट्रोजाइगस होंगे तो डोमिनेंट वाला अपने कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, यही तो कहा था ना मेंडल अंकल ने कि जो डोमिनेंट वाला होगा वो अपने कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। तो इसमें डोमिनेंट कौन है, कैपिटल आर, यानी कि ये सभी कैसे होने चाहिए, रेड होने चाहिए ना रेड, लेकिन यहीं पर तो यार मेंडल की भैंस पानी में चली गई, मींस मेंडल फेल हो गए, क्योंकि ये सभी ने एक नया कैरेक्टरिस्टिक ले आया, और वो नया कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि सभी हेट्रोजाइगस थे, लेकिन अपने डोमिनेंट ट्रेट के अनुसार, अपने डोमिनेंट ट्रेट के बेस पर रेड कलर नहीं शो कर रहे थे, इन्होंने एक इंटरमीडिएट कलर बना दिया था विच इज पिंक कलर। कौन सा कलर ऑब्टेन कर लिया था बेटा इन्होंने, पिंक कलर। ये ऑल कहां लिख दूं, ऑल आर पिंक, all are pink, and this pink color show the failure of Mendel's first law of dominance। इसी पिंक कलर ने, ठीक है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी हो गए हमारे तो मेंडल अंकल, है ना, क्या हो गया कि जैसे वो गुलाबी फूल निकल आए, लाल होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा यार व्हाइट आ जाते कम से कम, कुछ तो होता, लेकिन हो क्या गया, इधर गुलाबी आ गए, पिंक आ गए, और जैसे ही पिंक आए मेंडल भाई साहब, मेंडल अंकल जी फेल हो गए, है ना, क्योंकि मेंडल के अनुसार ये रेड कलर के आने चाहिए थे, लेकिन ये आ गए कैसे, पिंक कलर के। तो इस तरीके से मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है वो फेलियर की तरफ चला गया, ठीक है, चला गया। अरे भाई तुम तो खुश हो गए, मैंने गाना क्या सुना दिया, हो गए मेंडल फिर, हाँ, सभी कैसे आ गए, पिंक। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मेंडल बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी कोई मजाक नहीं बनाएगा, क्योंकि उनका केवल पहला रूल, भाई शुरुआत में सब फेल होते हैं, उनका केवल पहला जो रूल है वो बेटा गलती से फेल हो गया था, लेकिन सेकंड रूल पास हो गए थे, ठीक है, वो सेकेंडली पास हो गए थे, थर्ड में भी पास हो गए थे, तो कोई मजाक नहीं बनाएगा, है ना, कभी चलता है थोड़ा बहुत मजाक। तो सेकंड रूल पास हो गया था, और सुनो बहुत अच्छी बात, सेकंड रूल इसी इसी कौन इसी मेरेबिलस जलापा ने पास करा दिया था, ठीक है, जो फर्स्ट रूल के लिए फेलियर सिद्ध हुआ था, प्रूव हुआ था, कौन आपका मेरेबिलस जलापा, उसी मेरेबिलस जलापा ने
क्रॉस चेकिंग में मेंडल के सेकंड लॉ को क्या कहा था, पास करा दिया था। तो अब पहले सेकंड लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद उसे कैसे पास कराया था मिरेबिलिस जलापा ने, वो भी हम डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे। यहां से क्वेश्चन बता दूं आपको, भाई नोट कर लो, फिर हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए, यही बन जाएगा कि मैंडल का फर्स्ट लॉ कौन से प्लांट में क्या नहीं हुआ था, मैंडल का जो फर्स्ट लॉ है वो कौन से प्लांट में डिस्प्रूव हुआ था। ठीक है, सबसे पहले तो कौन से प्लांट में डिस्प्रूव हुआ था, जरा आंसर ऑप्शन अपने आप दीजिएगा। पहला है आपका कौन सा, एजेडिरक्टा इंडिका, एजेडिरक्टा इंडिका, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, डोंट बी कंफ्यूज। सेकंड है ओइनोथेरा, ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ठीक है, 6 है, और सॉरी सी है आपका मिरेबिलस जलापा, मिरेबिलस जलापा, और डी है हमें नहीं पता, आई डोंट नो, आई डोंट नो। वैसे इस वाले ऑप्शन पे भी आंसर मिलने चाहिए, जो ऑप्शन दिया बच्चे को नहीं पता तो वो लिख सकता है ना। ओ भाई आंसर आ गया, मोबाइल ऑफ 3, बिल्कुल। कौन सा है, वैष्णवी मिरेबिलस जलापा, सिमी, सिमी, रौनक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है मिरेबिलस जलापा, मिरेबिलस जलापा में फेल हो गया था। अब आप एक बात और, मैंने ये जो नाम लिखे ना आप जानते होंगे, एजेडिरक्टा इंडिका। ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेके चलिएगा, सारे काम आने वाले हैं, तुम नीट देने वाले हो, डॉक्टर बनोगे। एजेडिरक्टा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नीम, क्लास 11 पढ़ा चुकी हूँ। एजेडिरक्टा इंडिका किसका नेम है, साइंटिफिक नेम है नीम का। ओइनोथेरा लेमार्कियाना स्पेशली इस चैप्टर में एक बार और मिलेगा, ओइनोथेरा लेमार्कियाना। बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ओइनोथेरा लेमार्कियाना में आप किसी जेनेटिक्स में पढ़ेंगे म्यूटेशन थ्योरी। कौन सी थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी। तो 3 प्लांट आपने पढ़ लिए किसमें, इस चैप्टर में, मिरेबिलस जलापा, पाइसम सेटाइवम, एक ऑप्शन में पाइसम सेटाइवम भी दे सकती थी, ओइनोथेरा लेमार्कियाना। तो अभी तो आपको याद है, लेकिन जब एग्जाम देने जाओगे ना तो याद करोगे, हाँ भाई ये 3, एक और है स्नैपड्रैगन, ये 4-5 हमने पढ़ लिया, कौन सा किसमें है वो फिट कर लेना। मिरेबिलस जलापा ने मार डाला था, मिरेबिलस कहाँ चला गया भाई, मिरेबिलस कुछ मरने वाली फीलिंग आ रही थी, इन्होंने किसको मार दिया था, मेंडल को मार दिया था, क्योंकि पहली बार पहला लॉ ही उसका फेल कर दिया था। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ ट्रिक बना के याद रख सकते हैं, वरना ये 4 नाम है ये कंफ्यूज कर देते हैं, बिकॉज ये भी ओइनोथेरा लेमार्कियाना भी आपको अभी म्यूटेशन थ्योरी पढ़ाऊंगी, वहां पे आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो मिरेबिलस जलापा इज द राइट आंसर। ओके, अब देखो और क्वेश्चन इसमें से आपका क्या बनेगा, जैसे कि विच पैटर्न, विच कलर्ड पैटर्न इज सोन बाय मिरेबिलस जलापा आफ्टर F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के बाद जो कलर पैटर्न था मिरेबिलस जलापा ने कौन सा शो किया था, कौन सा शो किया था, A इज रेड, B इज पिंक, C is green and D is yellow। कौन सा किया था, कौन सा किया था, पिंक, वेरी गुड। प्रीति, कौशिक, वेरी गुड। सलोनी, नाम बहुत जल्दी जल्दी पहुंच गए ऊपर। रौनक, वेरी गुड बेटा। कौन सा था, पिंक था। ठीक है, तो ये पिंक। आपसे एक क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि जो मिरेबिलस जलापा है, मिरेबिलस जलापा में पिंक कलर F1 जनरेशन के बाद बनता है। ठीक है, मिरेबिलस जलापा में F1 जनरेशन के बाद पिंक कलर बनता है, जबकि क्रॉस कराया जाता है रेड और व्हाइट कलर के फ्लावर का। ठीक है, रेड और व्हाइट कलर के फ्लावर का क्रॉस कराया जाता है, लेकिन पिंक कलर बनता है। ये मेंडल के कौन से लॉ को फेल करता है, ठीक है, मेंडल के कौन से लॉ को फेल करता है, अभी तो खैर मुझे पता है आप आंसर दे लेंगे, जैसे कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, प्योरिटी ऑफ गैमीट। सेकंड है आपका ए, बी है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट। सी है आपका यहाँ पर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस।
और डी है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो मिराबिलस जलापा में F1 जनरेशन में पिंक कलर का आना मेंडल के कौन से लॉ को फेल करता है? आंसर लॉ ऑफ डोमिनेंस। शिल्पी वेरी गुड। अमन बेटा डी है आंसर इसका। आर्यन सलोनी वेरी गुड, लॉ ऑफ डोमिनेंस। वैष्णवी डी है बेटा, आंसर डी है, बिल्कुल सही। नम्रता, सौम्या, रौनक, लॉ ऑफ डोमिनेंस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, कौन से लॉ को, मैं थोड़ी सी जल्दी में आधे वर्ड लिख देती हूँ, देख लिया करो। ठीक है, कौन सा है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस को फेल करता है ना? कौन करता है? मिराबिलस जलापा। आई थिंक आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिए और आपकी पढ़ाई भी हो गई। अब हम कल पढ़ेंगे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। उससे पहले 2 क्वेश्चन के आंसर आप हमें देके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएगा कोई भी। फर्स्ट, हु वाज द फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी? हु वाज द फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी? अभी भी बताई थी मैंने, मीन्स 4 दिन पहले चैप्टर की शुरुआत में भी बताई थी मैंने। जब सेकंड चैप्टर कौन सा था अपना सेकंड चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां पे स्टार्टिंग इसी से की थी। कौन है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी? कौन है बेटा? वेरी गुड, आंसर आया वैष्णवी का, नम्रता का, कुसुम का, रौनक का, सिमी का, चिराग का। ठीक है, वेरी 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 गुड। कौन है और भी आया, और भी आया, प्रीति का। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी वाज द फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के कौन है बेटा जी? वो फादर है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, और वो है मेंडल ने जीन को अपने एक्सपेरिमेंट में क्या कहा था? मेंडल ने जीन को अपने एक्सपेरिमेंट में क्या नाम दिया था? अरे वाह, मेरे क्वेश्चन से पहले आंसर, वो इतनी जल्दी भाग गए। वैष्णवी, रौनक, शिल्पी, आर्यन, नम्रता, प्रीति, सौम्या, कौशिक, सलोनी, सिम्मी, भाई साहब वेरी गुड। ठीक है, मैं ताली क्लैपिंग कर देती हूँ आपके लिए। वेरी गुड, सभी के आंसर बिल्कुल सही है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जीन्स को फैक्टर वर्ड से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, चलिए बेटा, तो अब हम कब मिलेंगे? कल मिलेंगे और सेम टाइम मिलेंगे, आपको पता है। और वैसे इस टाइम पढ़ाने में मजा आता है, मुझे चश्मा लगा के और पढ़ाना पड़ता है। आपको देख लेती हो, तुम लेट के पढ़ते हो, एक भी बैठ के नहीं पढ़ता है ना? तो चलो बेटा, आराम से सोना, पढ़ना, लिखना, मौज करना। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय। बाय बाय। चलो बाय। सोना मत, गुड नाइट नहीं, बाय। हाँ, गुड नाइट बेटा। जय हिंद। ओके, बाय करके जाया करो यार, तुम बाय नहीं करते हो, हमें अच्छा नहीं लगता है। ओके ओके, पक्का देख रही हूँ मैं बाय। हाँ, नोट सेंड कर देंगे बेटा। ओहो, शुभ रात्रि। हम सभी को देख रहे हैं।